कैसे हैं आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइड एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और रीड की प्रिपरेशन में निरंतर व्यस्त होंगे। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। जैसे कि आपको चित्र से समझ आ ही गया होगा कि आज कौन सा चैप्टर है। तो अगर हम आज बात करें तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि। तो जानेंगे कि इसके अंतर्गत क्या होता है, उसके कुछ सिद्धांत है और इसको प्रभावित करने वाले कारक और इसका मापन, जो कि हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बुद्धि का अर्थ इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेलिजेयर से हुई है, जिसका अर्थ टू अंडरस्टैंड होता है। मतलब टू अंडरस्टैंड मतलब समझना या जानना या समझ में आना होता है। तो बुद्धि शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, जो कि लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई है? इंटेलिजियर। कभी कभी ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिसका अर्थ है टू अंडरस्टैंड मतलब समझ लेना या जानना या समझ में आ जाना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी आपका बन जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्य बातचीत में बहुतायत से किया जाता है। सामान्य बातचीत के दौरान हम कहते हैं कि अमुक बालक की बुद्धि अत्यंत तीव्र है, जबकि अमुक बालक साधारण बुद्धि का या मंद बुद्धि का है। तो जैसे कि आपने अपने आसपास सुना ही होगा कि जैसे किसी से बात करके लगता है कि क्या यार, क्या बंदा है, और मतलब क्या इंसान है, क्या बुद्धिमान इंसान है, या कितना बढ़िया इसका व्यक्तित्व है, जो भी है, या बहुत ही दिमाग है इसमें। तो ये सब आसपास आप सुनते ही होंगे। तो इसमें आपको समझ में आ ही क्या होगा कि मतलब हम बुद्धि, जैसे कि अमुक बालक बहुत बुद्धि का है, जैसे किसी चीज़ कोई बहुत जल्दी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, जल्दी चीज़ें सीख जाता है, तो वो तीव्र बुद्धि का उसे हम कहेंगे। और जैसे कि साधारण बुद्धि, जैसे कि भारत में ज़्यादातर लोग सामान्य बुद्धि के ही पाए जाते हैं। और मंद बुद्धि, जैसे कि कुछ आपने आसपास देखा होगा कि लोग बोलते हैं ये मंद बुद्धि है, जैसे जिसे जो चीज़ें देर में समझ में आती हैं और जो है मतलब वो सीखने में थोड़ा सा धीमा या पिछड़ा होता है, उसे मंद बुद्धि का कहते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में जानेंगे जो बुद्धि के मापन में है, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। जैसे कि कुछ परिभाषाएं भी मैं लेके आई हूँ। मैंने सोचा कि कुछ परिभाषाएं आपके सामने लाई जाएं, जिससे आपको स्पष्ट हो सके समझने में, मतलब थोड़ी सहायता भी मिले और स्पष्ट समझ में आ भी जाए कि बुद्धि असल में क्या होती है। तो जैसे कि टर्मैन ने कहा है कि व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। जैसे टर्मैन ने कहा है कि व्यक्ति जो है उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है, मतलब जितना जो अमूर्त चिंतन कर सकेगा, जिस काल्पनिक दृष्टिकोण से जितना जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, उसी को बुद्धिमान कहेंगे, उसमें जिसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होगी। दूसरी तरफ चलते हैं, वेस्लर जी ने क्या कहा है। तो वेस्लर ने बुद्धि के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की, तार्किक चिंतन करने की तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से करने की सामूहिक योग्यता है। तो आप जैसे कि वेस्लर ने कुछ और ही बोला है, जो कि थोड़ी बड़ी है इनकी परिभाषा, लेकिन ये है कि इसमें समझ में अच्छे से आ जाएगा कि बुद्धि क्या है। बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की, है ना, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की, तार्किक चिंतन करने की तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की योग्यता या क्षमता है। ठीक है, तो यह सामूहिक योग्यता है, मतलब सामूहिक योग्यता इन्होंने बुद्धि को कहा है। जैसे कि एक सरल सा उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जो मतलब परिस्थितियों के अनुसार जो व्यवहार करता है, या जो मतलब अपने दिमाग का उपयोग करता है, बुद्धि का उपयोग करता है, उसे ही मतलब बुद्धिमान कहा जाएगा या बुद्धि के अंतर्गत आएगा। अब इसके हम आगे चलेंगे। जैसे कि बुद्धि के प्रकार हैं, तो बुद्धि के प्रकार हम समझते हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है। जैसे कि आप इंग्लिश में लीजिएगा, हिंदी की जो है मैं लिखे दे रही हूँ यहाँ पे, थॉर्नडाइक हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो ये जो है आपके थॉर्नडाइक है। तो इनका पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइक है। ने बुद्धि को 3 वर्गों में, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि में विभाजित किया है।
तो जैसे कि थॉर्नडाइक ने 3 वर्गों में बुद्धि को विभाजित किया है, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, जो कि हम आगे जो है बारी बारी से इसके अंतर्गत क्या है समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अमूर्त बुद्धि, जो कि सोशल इंटेलिजेंस है। तो सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता से है। तो सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता से है। सामाजिक बुद्धि से युक्त व्यक्ति प्रायः अन्य व्यक्तियों से अच्छे सामाजिक संबंध बनाते हैं तथा समाज में सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे नेता बनते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि जिनमें सामाजिक बुद्धि ज़्यादा होती है वो अच्छे नेता बनते हैं, सामाजिक सेवक बनते हैं, जिनका मतलब सामाजिक संबंध अच्छा होता है और वो सामाजिक संबंध बनाने में निपुण होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक बुद्धि किनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आगे इसके हम चलेंगे, जो कि है स्थूल बुद्धि, जिससे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो इसे मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। जैसे कि कॉन्क्रीट से आपको समझ में आ ही गया होगा। आप बताइएगा कि कॉन्क्रीट संक्रियावस्था, जो मूर्त बुद्धि संक्रियावस्था है, वो किसके द्वारा दी गई थी? आप बताइएगा। आपके लिए एक प्रश्न है यहाँ पे, हमने आगे इसके लिए पढ़ा था, तो आपको मैं फिर से रिकॉल कराना चाह रही हूँ, इसलिए बताइएगा कि मूर्त संक्रियावस्था किसके द्वारा दी गई थी। तो फिलहाल हम फिर वापस आते हैं इस टॉपिक पे, स्थूल बुद्धि पे। तो इसे मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। स्थूल बुद्धि से तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उनका प्रयोग करने की योग्यता से। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति जीवन में भौतिकवादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल व्यापारी बन सकते हैं। तो जो भौतिकवादी होते हैं, जिनमें भौतिकवादी क्षमता ज़्यादा होती है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो सफल व्यापारी ज़्यादा अच्छे बनते हैं, जिनमें मूर्त बुद्धि होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्थूल मतलब मोटा, जो है प्रत्यक्ष दिखता हो, तो इसे ही मूर्त कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें, जो आपके सामने है अभी, यह है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त संक्रियावस्था किसने दी थी? एक दूसरा प्रश्न यहाँ पे आ जाता है। तो अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस से इंग्लिश में कहते हैं। अमूर्त बुद्धि से अभिप्राय शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता से है। लिखने, पढ़ने तथा तार्किक चिंतन में अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति प्रायः कलाकार, चिंतक और वैज्ञानिक होते हैं। तो जैसे कि अमूर्त बुद्धि में जैसे कि जो गणितीय संकेतों को अच्छे से समझ जाते हैं, जिनमें गणितीय क्षमता ज़्यादा होती है, अंकों की समझ ज़्यादा होती है, उसे हम अमूर्त बुद्धि का कहते हैं। इनमें क्या होता है कि ये व्यक्ति कलाकार, चिंतक और वैज्ञानिक होते हैं। मतलब जो कल्पना को समझ लेते हैं। अमूर्त वही होता है जो दिखता नहीं है ना, अमूर्त उसे ही कहेंगे। तो अमूर्त बुद्धि जो होती है, जैसे कि गणित है, तो गणित में बहुत सी सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, लेकिन वो मान ली जाती हैं। तो जिसे मान ली जाती हैं, जो कल्पनाओं में होता है, उसे अमूर्त कहते हैं। और ऐसे जो कलाकार होते हैं ना, या चिंतक होते हैं, या साहित्यकार, आपने देखा होगा जो दार्शनिक होते हैं ना, दार्शनिक कल्पनाओं में रहते हैं, वो कितना बड़ा लाके दर्शन आपके सामने खड़ा कर देते हैं। या जो वैज्ञानिक होते हैं, कितने आविष्कार करते हैं, तो वो जो है इन सब में अमूर्त बुद्धि अत्यधिक पाई जाती है। ठीक है, तो आपको स्थूल बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि समझ में आ गई होगी कि मतलब क्या होती है। जैसे कि सामाजिक बुद्धि, जो अच्छे नेता बनते हैं, जो सामाजिक संबंध बनाने में निपुण होते हैं, वो सामाजिक बुद्धिमान कहे जाते हैं, सामाजिक बुद्धि के कहे जाते हैं। स्थूल बुद्धि, जैसे कि आप संक्रियावस्था से याद करिएगा, मूर्त संक्रियावस्था से याद रखिएगा। आप बताइएगा, मैं नाम नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप बताइएगा कि किन्होंने दिए कमेंट करके। तो जैसे मूर्त बुद्धि क्या होते हैं, ऐसे व्यापारी अच्छे बनते हैं, इनमें भौतिकवादी क्षमता ज़्यादा होती है और भौतिकवादी गुण इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छे व्यापारी बनते हैं। अब अगर हम अमूर्त की बुद्धि की बात करें, तो इनमें गणितीय क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि गणितीय संकेतों को अच्छे समझ लेते हैं। दार्शनिक बनते हैं, चिंतक बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, जो कि आविष्कार करते हैं, और अच्छे कलाकार बनते हैं। तो ये तीनों आपको मतलब आई होप समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, तो हम दोबारा से आपको समझा देंगे। बिल्कुल भी इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से सिर्फ पढ़िए। ठीक है, तो ये तीनों बुद्धि जो है वो थॉर्नडाइक के लिए द्वारा बताई गई हैं। ये भी
समय मतलब मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार बता दे रही हूँ। आगे चलते हैं। जैसे कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक तो देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें जो है बुद्धि को प्रभावित करने में हमेशा दो मत रहे हैं, मतलब कोई एक मत नहीं रहा है। कुछ लोगों ने वंशानुक्रम तो कुछ लोगों ने वातावरण को महत्वपूर्ण माना है। जैसे कि यहाँ पे गाल्टन अगर 1869 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस के बाद में बुद्धि की विभिन्नता का एकमात्र कारक जैविकीय वंशानुक्रम बताया है। तो जैसे कि गाल्टन ने बताया है और इसी को ही माना जाता है कि मतलब बुद्धि जो है वो वंशानुक्रम द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है। हालांकि वातावरण का भी हाथ होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वातावरणीय ऐसे मतलब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे बुद्धि पे मतलब प्रभाव पड़ता है और उस पे जो है प्रभाव मतलब पड़ता है, जिससे बुद्धि डिस्टर्ब होती है या बुद्धि मतलब कह सकते हैं कि प्रभावित होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि ज़्यादा अत्यधिक लोगों ने वंशानुक्रम को ही सच माना है। ठीक है, तो इसमें दो मत हमेशा रहे हैं। तो आप ये अगर क्वेश्चन कभी आता है कि बुद्धि को मतलब प्रभावित करने वाला कौन सा एक कारक है जो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा अत्यधिक माना गया है, तो वंशानुक्रम को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों होने चाहिए, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों। आप बताइएगा कि आपको क्या सही लगता है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब अगर हम इसके आगे चलेंगे, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्रीति इनसाइड एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें। तो अब हम आते हैं बुद्धि के सिद्धांत पे। तो बुद्धि के जो सिद्धांत हैं इनको अभी तो हम इनका इंट्रोडक्शन ही जानेंगे, और क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा हैं तो इनको हम बारी बारी से समझेंगे कि किसने क्या दिया और कैसे क्या क्या दिया। तो सबसे पहला जो है वो एक कारक का सिद्धांत है जिसे बिने ने दिया, यहाँ पे लिखा है। तो बिने ने दिया, जिन्होंने जो है कॉन्सेप्ट भी लाया था IQ का। इसको खैर हम बाद में समझेंगे, अभी के लिए ये याद रखें कि एक कारक सिद्धांत जो बिने के द्वारा दिया गया है। दूसरा जो है दो कारक सिद्धांत तो स्पेयरमैन ने दिया है, जो कि POS को इन्होंने जो है इम्पोर्टेंट बताया है, मतलब पर्टिकुलर मतलब विशिष्ट, और सामान्य मतलब जर्नल को इन्होंने मतलब माफ़ करिएगा PG को इन्होंने मतलब बताया है कि मतलब दो कारक बुद्धि सिद्धांत मतलब दो बुद्धि होती है, एक विशिष्ट बुद्धि होती है और एक सामान्य बुद्धि होती है, जिसको हम आगे डिटेल से समझेंगे। ठीक है, अब अगर हम बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो बहुकारक सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। ठीक है, और समूह कारक सिद्धांत जो है वो थर्स्टन ने दिया है। और यहाँ पे बुद्धि की संरचना गिलफोर्ड द्वारा दी गई है। तो इन्होंने क्या क्या बताया है इसको हम बारी बारी से एक एक समझेंगे। पहले आप इंट्रोडक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो गिलफोर्ड ने बताया है। और पदानुक्रम सिद्धांत यहाँ पे जो है आपका बर्नर एंड बर्ड ने दिया है। तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत RB कैटल 1963 में दिया गया है। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, जो कोई रीट में हो या सीटेट में हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम में हो, ये अलग से ही मेंशन होते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिद्धांत है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये अलग से मेंशन है। इतने और कोई इतने इम्पॉर्टेंट सिद्धांत नहीं है, लेकिन हम सबको जान लेंगे एक बारी। लेकिन जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, जिसे हम बहुत अच्छे समझेंगे। और जो आखिरी है वो है त्रिकारक सिद्धांत, जिसे स्टर्नबर्ग ने 1985 में दिया था। ठीक है, तो आइए हम बारी बारी से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे एक कारक के सिद्धांत की, जो कि अत्यंत प्राचीन सिद्धांत है, ये सबसे पहला सिद्धांत भी इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक कारक सिद्धांत जो है जो बिने ने दिया था 1900 में। और जो है इन्होंने एक फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, जो पहला बुद्धि परीक्षण है, वो भी इन्हीं के द्वारा निकाला गया था, जो कि 1905 में निकाला गया था। या ध्यान दीजिएगा, इन्होंने और जो है थियोडोर सिमोन ने मिलकर। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, तो वो बिने के द्वारा ही 1905 में दिया गया था। तो इसमें कहा गया था कि जो एक कारक सिद्धांत है ये जैसे कि बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है, और इसमें जो है मतलब परीक्षा जो बुद्धि मापन है परीक्षण निर्माण के प्रथम 35 वर्षों तक अत्यधिक प्रचलित रहा था। तो इस सिद्धांत के अनुसार मतलब कह सकते हैं कि अगर हम सरल उदाहरण में समझें तो इसमें कहा गया था कि जो बुद्धि है वो मतलब एक ही है।
जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो जो है वो एक ही के द्वारा होती है, ठीक है। इसके कोई भाग नहीं है। और जो है मतलब ये बुद्धि जो है वो एक ही है, ठीक है। वो अविभाज्य इकाई के रूप में कार्य नहीं करती है। एक ही बुद्धि हो और जो है जो एक ही चीज़ उसे नियंत्रित करती है, और मतलब उसी के अंदर कई चीज़ें जो है विभाजित हैं, लेकिन वो जो है एक ही है जो भी है। तो इसको एक ही माना था। और टर्मन तथा स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था, परंतु अन्य मनोवैज्ञानिक ने जो है इसको नहीं माना था, मतलब इसकी आलोचना की थी। तो अगर उसके बाद हम बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक कारक सिद्धांत में क्या क्या कहा गया था। और ज़रूरत ये नहीं है कि वैसे इतना गहराई से पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बस आपकी जानकारी के लिए है कि किसने दिया था। और जो है पहला बुद्धि परीक्षण ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है 1905 में बिने ने और जो है सिमोन ने दिया था। और इसमें कहा गया है कि बुद्धि जो है वो एक ही है, मतलब इसमें कोई अविभाजित चीज़ें नहीं है, वो एक ही है, जो एक ही बुद्धि है जो सभी सभी कार्य के क्रियाओं को नियंत्रित करती है, ठीक है। अगर हम दो कारक की बात करें तो इसके बाद जो है स्पीयरमैन लाए दो कारक सिद्धांत, जो कि 1904 में लाए थे। तो इनका कहना था कि जो है बुद्धि जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है विशिष्ट और दूसरी होती है सामान्य, ठीक है। सामान्य होती है, और सामान्य को इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था, क्योंकि सामान्य को इन्होंने माना था कि जो जी फैक्टर, इसे जी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने माना था कि जो जी फैक्टर है वो जन्मजात होता है, मतलब जो जो सामान्य बुद्धि है वो जन्मजात होती है, और जो विशिष्ट बुद्धि होती है जो हम दुनिया में आके मतलब जन्म के बाद जो चीज़ें हम एक्वायर करते हैं। तो इनका मानना ये था कि मतलब जो है जो जी फैक्टर है वो जन्मजात होती है, और अपना जो विशिष्ट मतलब जो विशिष्ट बुद्धि है, जो पर्टिकुलर है, उसे जो है मतलब अर्जित किया जाता है। जैसे कि हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, है ना, गाना सीखते हैं, और जो है मतलब और भी क्रियाएं आके हम यहाँ पे मतलब आके शाब्दिक योग्यता या कलाकारी या पेंटिंग्स, जितनी भी साहित्यकार, जितना भी चीज़ें हैं वो हम जो है मतलब विशिष्ट विशिष्ट के अंतर्गत आएगा। और इन्होंने एक बात और कही थी जो ध्यान रखिएगा, कि इन्होंने कहा था कि साहित्यकार जो है वो पैदा होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, जानकारी के लिए आपको मैंने बता दिया है। तो इन्होंने कहा था, तो इतना है कहने का मतलब है कि इन्होंने दो फैक्टर दिए थे, और इन्होंने जी को जो है इम्पोर्टेंट माना था, और जी को ही माना था कि जो है मतलब वो जन्मजात होती है, और जो विशिष्ट होती है, जो पर्टिकुलर होती है, उसे हम एक्वायर करते हैं। बस इतना ही जानना आपके लिए सही रहेगा। अब आइए आगे चलते हैं बहुकारक सिद्धांत पे। तो बहुकारक सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था 1920 में, 1920 में बहुकारक सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। तो इसके अंतर्गत आइए देखते हैं कि क्या क्या आता है। ये जो है वो मतलब स्पीयरमैन की आलोचना की थी, स्पीयरमैन की आलोचना की थी, और इन्होंने कहा कि सामान्य योग्यता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो इन्होंने सामान्य योग्यता को मतलब जो इनका स्पीयरमैन का जी फैक्टर है उसे इन्होंने आलोचना की, और इन्होंने फिर बहुबुद्धि सिद्धांत लाया, जिसे जो है मतलब परमाणु सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत मतलब कहा जाता है, ठीक है। परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1920 में थॉर्नडाइक ने लाया। और इन्होंने जो तीन चीज़ें बताई, जैसे कि हम आगे पढ़ ही चुके हैं, वो उसी का इंट्रोडक्ट था, लेकिन एक बार हम फिर से सिद्धांत में भी, चूँकि इनका सिद्धांत भी यही है, तो मैंने सोचा कि आपको अलग से भी समझा दूँ। तो उन्होंने वही सोशल इंटेलिजेंस और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और जो है ऑब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मतलब सामाजिक बुद्धि और जो है मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि की बात की थी, और उसको मैंने आपको समझा ही दिया था, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इतना। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम चलते हैं, जैसे कि थर्स्टन का जो है 1937 में इन्होंने समूह कारक सिद्धांत दिया था। तो थर्स्टन ने जो है 1937 या 38 कह लेंगे, क्योंकि जैसे कि होता नहीं कि दो चीज़ें दी होती तो एक मान लेते हैं, मतलब दोनों ही मान लेते हैं। तो 37-38 अगर कहीं दिया होगा, कभी क्वेश्चन में आएगा तो ध्यान दीजिएगा। तो समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का एक सिद्धांत, जो प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और इनके अनुसार क्षमताओं के कई समूह हैं, और इनमें से प्रत्येक समूह का अपना प्राथमिक कारक होता है। तो इन्होंने जो है पीएमए से याद रखना, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, जो कि मतलब कभी पूछ सकते हैं, तो पीएमए शॉर्ट से याद रखिएगा कि समूह कारक सिद्धांत इन्होंने प्राथमिक क्षमता मतलब प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, और प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि बुद्धि जो है
वो कई समूहों में विभाजित है। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा समूह कारक के सिद्धांत के अंतर्गत। इन्होंने जो बुद्धि के कारक बताए थे वो 9 कारक बताए थे। तो जैसे कि समूह कारक नाम से ही आपको पता चल गया हुआ, तो इन्होंने बुद्धि के 9 कारक बताए थे। तो मैं आप नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिए और मैं आपको बोल दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो सबसे पहला जो है उन्होंने बोला था मौखिक कारक, जो कि इंग्लिश में वर्बल फैक्टर कहते हैं। दूसरा जो है इन्होंने कहा था कि स्थानिक कारक। तीसरा जो है इन्होंने कहा था संख्यात्मक कारक। और जो है चौथा इन्होंने कहा था मतलब याद रखने की क्षमता, मेमोरी फैक्टर। पांचवा इन्होंने कहा था शब्द प्रवाह कारक। और छठा इन्होंने कहा था आगमनात्मक तर्क, जो पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ चलता है। और सातवां कहा था निगमनात्मक। और आठवां कहा था अवधारणात्मक, जिसे परसेप्चुअल बोलेंगे। और नवा कहा था प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर। तो ये 9 कारक इन्होंने बताए थे। आपको नोट करना हो तो कर लीजिए, कहीं ना कहीं ये पूछ ही लिया जाएगा। तो इन्होंने जो है बताया कि बुद्धि जो है एक समूह में हो, इसके 9 कारण, जैसे कि मौखिक कारक है मतलब जो बोलने में अच्छे होते हैं, जिनका जो वक्ता अच्छे होते हैं उनमें मौखिक कारक अत्यधिक होता है। स्थानिक कारक मतलब जो घर वर बनाते हैं, जो स्थान की पहचान रखते हैं, या मानचित्र का ज्ञान जिन्हें जल्दी होता है, जो भौगोलिक मतलब चीज़ों को जल्दी समझते हैं, उनमें स्थानिक क्षमताएं होती हैं। और अगर हम यही बात करें न्यूमेरिकल फैक्टर, जैसे कि गणित संख्या से समझ में आ ही गया होगा, गणितीय क्षमता जिसमें ज़्यादा होती है। याद रखने की मेमोरी भी होती है, जिनमें याद रखने की क्षमता, चीज़ें जल्दी भूलते नहीं हैं। जैसे कि कभी हम मेमोरी भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि याद करने की क्षमता भी इन्होंने बोली थी, जो कि मेमोरी फैक्टर है। फिर है शब्द प्रवाह कारक, मतलब शब्द प्रवाह कारक मतलब ये होता है कि किसकी कितनी ज़्यादा शब्द शक्ति है। तो शब्द प्रवाह को मौखिक कारक के दोनों अलग अलग है, इसमें भेद करिएगा। तो शब्द प्रवाह का मतलब है कि किसमें शब्द शक्ति ज़्यादा है, या कितनी जल्दी कौन सीखता है, या कितने शब्द उसको अत्यधिक से अत्यधिक आते हैं, शाब्दिक क्षमता किसमें ज़्यादा है। और अगर हम यही बात करें छठे की इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर की, जिसमें आगमनात्मक तर्क ज़्यादा होती है। तो आगमनात्मक तर्क जो है, जो कि जैसे कि मूर्त संक्रियावस्था में पाई जाती है, जो कि पर्टिकुलर मतलब विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाती है। ठीक है, तो आप जो है समझ लीजिएगा। और डिडक्टिव रीजनिंग जैसे कि निगमनात्मक, जो कि जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ जाती है। डिडक्टिव रीजनिंग जैसे कि मैथ जिनको आती है, जिनकी मैथ अच्छी होती है, उनमें निगमनात्मक क्षमता ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम अवधारणात्मक क्षमता की बात करें, परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर की बात करें, तो इनमें अवधारणा मतलब चीज़ों को अवधारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। फिर अगर हम आए आखिरी पे प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर, तो समस्या समाधान, या समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्व करने में मतलब जिनकी क्षमता अत्यधिक होती है, तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या अधिक मतलब क्षमता अधिक देखने को मिलती है। तो आई होप आपको समूह कारक सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें बुद्धि की संरचना की, जो कि गिलफोर्ड ने 1955 में दिया था, तो बुद्धि की संरचना की बात करें अगर हम, तो इन्होंने जो है मतलब देखा, अगर आपने कहीं देखा होगा या इससे पहले कहीं पढ़ा होगा, तो बुद्धि की संरचना इन्होंने जो है एक क्यूब जैसा बॉक्स बनाया था, उसको 3 पार्ट में बांटा था। तो वो हम समझेंगे कि बुद्धि मतलब इन्होंने कहा था कि जो है मतलब बुद्धि को 3 विभागों के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। तो आप हम आइए हम देखते हैं। तो इन्होंने जो है कि मतलब कौन कौन सी बताई थी, जैसे कि इन्होंने बताई थी, एक जो है आपकी जो मतलब प्रथम बीमा है उसे कंटेंट्स कहते हैं, मतलब सामग्री, विषय वस्तु। और जो है मतलब जो तीसरी है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जैसे कि इन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, जैसे कि बुद्धि को 3 में बांटा था। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं लिख दे रही हूँ कॉन्टेक्ट, एक था इनका कॉन्टेंट्स, ठीक है। और जो दूसरा था, दूसरी बुद्धि इन्होंने बताई थी, वो बताई थी संक्रिया। और जो तीसरी बताई थी इन्होंने, वो बताया था वो जो है वो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट या उत्पाद जिसे हम कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसका क्या होता है। तो जैसे हम अगर सिंपल सी भाषा में पहले जान लेते हैं, सरल सी भाषा में, कि जैसे कोई कंटेंट्स मतलब कोई वस्तु मेरे पास आई, ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं, पहले ऑपरेशन करते हैं। पहले ऐसे कोई चीज़ बनाना हुआ, जैसे कि मुझे प्लास्टिक से एक बॉटल बनानी है, तो पहले क्या करेंगे, प्लास्टिक को लेंगे, फिर उसको जो है साँचे में उसका मतलब तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, उसको मुलायम बनाएंगे, फिर जो है उसको हम
मतलब जो है उसका ऑपरेशन, जो कि ऑपरेशन के अंतर्गत संक्रिया मतलब क्रिया को ऑपरेशन के रूप में उसका ऑपरेशन करेंगे। फिर जो है उत्पाद मतलब बोतल निकल के मतलब बोतल को एक आकार देंगे और वो बोतल जो हो गई वो प्रोडक्ट हो गई। ठीक है, तो आपको इससे समझ में आ गया होगा। तो इसके अंतर्गत इन्होंने 6 क्रियाएं बताई थी, मतलब 2 में 6 बताई थी, जैसे कि ऑपरेशन और जो है मतलब प्रोडक्ट में इन्होंने 6 संक्रियाएं मतलब बताई थी। और जो आपका ये है कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें 5 बताए थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑपरेशन में क्या है, जैसे कि संज्ञान है, संज्ञान बुद्धि से रिलेटेड है, स्मृति अभिलेखन है, मेमोरी हो गई, स्मृति धारण हो गया, परंपरागत चिंतन हो गया, गैर परंपरागत चिंतन हो गया और मूल्यांकन हो गया अंत में। ठीक है, अगर हम 5 संक्रिया की बात करें या सामग्री मतलब माफ करिएगा 5 सामग्री की बात करें, कॉन्टेंट जिसे कहते हैं, तो इसमें जो है विजुअल हो गया, ऑडिटरी, सिम्बलिक और वर्बलिक और बिहेवियरिक। तो जितनी 5 सामग्री है मतलब जैसे कि जो हमारी 5 सेंसेस यूज होती हैं किसी चीज़ को करने में, किसी कंटेंट को बटोरने में या मतलब उसको एकत्रित करने में, तो ये सारी आप इसमें जो है आती हैं। किस में आती हैं? कंटेंट्स में। या ध्यान देना। और ऑपरेशन में मैंने आपको बताया दिया कि मतलब जितना संज्ञान से रिलेटेड है, मतलब जैसे कि चाहे वो संज्ञान होगा, कॉग्निशन हो गया, मेमोरी रिकॉर्डिंग हो गई, मेमोरी रिटेंशन हो गया है ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गई और जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई और मूल्यांकन हो गया। तो इसमें अपसारी चिंतन और अवसारी चिंतन दोनों हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी अपसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के बारे में पूछ लेते हैं। तो जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग जो हो गई, हम अभी यहीं आपको समझाए भी दे रहे। कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गई जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, मतलब एक ही लकीर को पीटते रहते हैं। ठीक है, और जो डाइवर्जेंट होते हैं मतलब एक ही अर्थ होता है, मतलब किसी चीज़ का एक ही अर्थ, उसे हम कन्वर्जेंट कहेंगे नहीं कि वो बहुत ही कन्वर्जेंट है ना, मतलब किसी चीज़ का एक ही अर्थ, उसे ना हम बदल सकते हैं, ना उसे हम तोड़ सकते हैं, ना मोड़ सकते हैं, ना उसे हम खत्म कर सकते हैं। और जो डाइवर्जेंट में जिसे हम कई तरह से मतलब व्यक्त कर सकते हैं, कई अर्थ उसके होते हैं, उसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं। मूल्यांकन तो आपको समझ में आता ही होगा। अब हम आते हैं, तो 6 जो है ऑपरेशन हो गए, 5 कंटेंट्स हो गए और 6 प्रोडक्ट हो गए। प्रोडक्ट क्या क्या है यहाँ पे? यूनिट्स हैं, एक क्लास है, रिलेशन है, सिस्टम है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इम्प्लीकेशन है। तो इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन और निहितार्थ। तो इतना ही आपको जानने के लिए ज़रूरी था। और कभी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए तो ये जरूर याद रखिएगा कि गिलफोर्ड ने 3 बीमारी बताई थी, उनमें से कौन कौन सी बताई थी। तो पहला हो गया कंटेंट्स और दूसरा हो गया आपका जो है संक्रिया, मतलब कंटेंट्स को हिंदी में सामग्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, कंटेंट्स को हिंदी में सामग्री कहते हैं, जिसके अंतर्गत पाँच ऑप्शन दिए गए हैं जो कि 5 सेंसेस हैं। और जो दूसरा हो गया वो हो गया हमारा संक्रियाएं, जिसे ऑपरेशन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, संक्रियाएं। और तीसरा जो हो गया उत्पाद, मतलब उस जैसे कि कोई सामग्री मैंने ली तो उसका ऑपरेशन किया तो उससे क्या निकल के आया हमारे सामने। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आज इसको सोच रहे हैं यहीं पे ख़त्म कर दें, आगे हम कल पढ़ेंगे। तो वरना फिर ज़्यादा बड़ी क्लास आप लोग बोर हो जाओगे, तो इसके आगे का कल हम देखेंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ते लिखते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं कल। इसके आगे हम पढ़ेंगे पदानुक्रम सिद्धांत को समझेंगे, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत को समझेंगे और जो हम समझेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और हम त्रिकारक सिद्धांत को समझ लेंगे। तो इसमें जो हम आप समझने वाले हैं, जैसे कि ये तो पूरा ही अच्छे से समझाना पड़ेगा, इसके नोट्स हम अलग से ही बनवाएंगे, आपको समझाएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बाकी आपने नोट्स बना ही लिए होंगे, क्योंकि सब चीज़ें लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती हैं, तो आपको मैंने समझा ही दिया है। फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 बीमा बताई गई हैं, समूह कारक में 9 बताई गई हैं। एक कारक में जो विकी विनय ने दिया था वो एक ही कारक उनको जो है, मतलब उन्होंने बोला कि बुद्धि जो है वो एक ही है, वो अविभाज्य है। और जो दो कारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था, जो कि उन्होंने जी फैक्टर को महत्वपूर्ण बताया था। वही अगर हम बात करें कि बहुकारक सिद्धांत, जैसे कि थॉर्नडाइक, उन्होंने जो है इसकी आलोचना की कि समूह कारक मतलब सामान्य कारक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। फिर हम आते हैं थर्स्टन पे, जिन्होंने 9 मतलब बुद्धि के 9 प्रकार बताए थे, समूह कारक थे। फिर हम आते हैं बुद्धि की संरचना, जिन्होंने 3 बीमाएँ बताई थी, अभी मैंने इसको पढ़ा ही था। और कल ये हम समझेंगे और जो कि बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसके हम अलग से नोट्स लेके आएंगे।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक अपना ध्यान रखें और मिलते हैं इसी के आगे हमें क्या पढ़ना है उसके साथ। और तब तक के लिए बाय बाय। और अगर क्लास अच्छी लगी हो एक बार फिर से वापस आके मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।